एवरीवन, नवंबर 21 एग्जाम के अमेंडमेंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस बार के अमेंडमेंट्स छोटे से हैं, बहुत सारे ऐसा कुछ नहीं है। हमने हमारे नोट्स में काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन डाले हुए हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल से 5-6 पेज के नोट्स गए हैं, बड़ी मुश्किल से। बहुत सिंपल, बहुत आसान आसान से अमेंडमेंट है। चलिए देखना शुरू करते हैं एक एक करके। आपको जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं 1 नवंबर 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021, ये आप सब लोगों को पता होगा कि जैसे नवंबर 21 है तो पिछली एग्जाम जनरली शुरू होती थी। अभी तो पैंडेमिक में पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है 1 मई से, तो 30 अप्रैल पिछली एग्जाम जब से शुरू होती है तब तक के 6 महीने पहले तक के अमेंडमेंट्स लगते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में कितने चेंजेस आए बेसिकली वो हमको पढ़ना है। सबसे पहले है कंपनी ऑडिट, सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल कंपनी का इन्वॉल्वमेंट काफी जगह आता है। और कारों के लिए, कारो 2016 एप्लीकेबल है नवंबर एग्जाम्स को, कारों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है। तो पेड अप कैपिटल की जो लिमिट 50 लाख की हुआ करती थी वो बढ़कर हो गई है, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 50 लाख टू 2 करोड़। तो पेड अप कैपिटल की लिमिट 4 टाइम्स बढ़ गई है, 4 टाइम्स देयर इज इंक्रीज। और प्रीवियस ईयर टर्नओवर की जो लिमिट थी वो 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ हो गई है, मतलब 10 गुना इंक्रीज है। अगर आपको याद रखना है तो ध्यान रखिए, स्मॉल कंपनी में अब ट्विनिंग हो रही है, यहां पे 2 है और यहां पे 20 है। पेड अप कैपिटल हमेशा जनरली कम ही होता है, तो वो 2 करोड़ है। टर्नओवर हमेशा ज्यादा ही होता है लिमिट में, वो 20 करोड़ है। तो ये चेंज इन लिमिट है, इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ओके, अब सेक्शन 2 के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 138, ये आपका जो है ये अकाउंटिंग से रिलेटेड जो सेक्शंस है, ठीक है, वो यहां पे कवर होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चेंज आया है और जो प्रैक्टिकल लाइफ की अकाउंटिंग को पूरी तरीके से बदल के रख देगा, ऐसा चेंज है। तो वो चेंज तो कवर करना ही करना है। क्या हुआ है देखिए, सेक्शन 128 चेंज कब कब आया, मैंने डेट्स दी है काफी जगह पे ताकि आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहे। सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 है जो बोलता है कि जो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं रूल बनाकर कि कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखने हैं। इस रूल को यूज करते हुए उन्होंने एक नई रिक्वायरमेंट लाई है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। यह रिक्वायरमेंट पहले 1 अप्रैल 2021 से लगी थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब यह एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, लेकिन माना कि 1 अप्रैल 2022 से लग रही है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है बहुत चेंज। क्या बोला इसमें, जो भी कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है अकाउंटिंग के लिए, जो भी कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है अकाउंटिंग के लिए, उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स होने चाहिए। क्या फीचर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या फीचर होना चाहिए? फीचर होना चाहिए ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। मतलब यहां पे हर ट्रांजैक्शन की, सिंपल मतलब मैंने लिखा है वहां पे, हर ट्रांजैक्शन का एडिट हिस्ट्री दिखना चाहिए। एडिट हिस्ट्री, ठीक है। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन पे अगर आप जाओ और क्लिक करो तो एडिट हिस्ट्री दिखना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले किसने कब पास किया था, कब इसमें एडिट किया गया, उसमें अमाउंट बदला क्या, फिर किसमें डेट बदली क्या, किसमें नरेशन बदला क्या, पूरी एडिट हिस्ट्री होनी चाहिए हर ट्रांजैक्शन की। देखिए ऑडिट ट्रेल का सिंपल मतलब होता है कोई भी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, कोई भी जानकारी जिसके मदद से हम ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेकर अंत तक ट्रेस कर सके। जैसे परचेस की बात करता हूं मैं, परचेस ऑर्डर आना, परचेस पीआरएन बनना, परचेस रिक्वेशन नोट, फिर कोटेशंस आना, अप्रूव होना, कोटेशंस आना, परचेस ऑर्डर प्लेस होना, गुड्स का आना तो जीआरएन बनना,
एंड सो ऑन। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स की मदद से हम ट्रेस करते हैं ट्रांजैक्शन शुरुआत से लेकर आखिर तक कैसे गया, उसको ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। यहां पर ऑडिट ट्रेल का जो मतलब है, देखो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मतलब बदलता है। यहां पे ऑडिट ट्रेल का सिंपल मतलब है हर ट्रांजैक्शन में एक बटन होना चाहिए, व्यू हिस्ट्री, व्यू एडिट हिस्ट्री, और वहां पे पूरा हिसाब दिखना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया में भी अगर आप देखोगे, सोशल मीडिया में भी एडिट हिस्ट्री मतलब एडिट हुआ है क्या वो दिख जाता है, और कभी कभी कहीं कहीं पे एडिट हिस्ट्री भी दिख जाती है कि भाई पहले ये था फिर ये मैसेज हुआ एंड सो ऑन। तो एडिट हिस्ट्री दिखनी चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बताऊंगा। दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, नई एंट्री पास हुई, डिलीट हुआ, अकाउंट्स में कोई चेंज हुआ, अकाउंट बंद हुआ, नया अकाउंट बनाया गया, जितने भी चेंजेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो रहे हैं उसका पूरा एक लॉग बनना चाहिए। जैसे आपका एंट्री लॉग होता, कौन आया कौन गया, वैसे जितने भी चेंजेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो रहे हैं उसका एक लॉग बनना चाहिए, और वो लॉग एडिट लॉग दिखना चाहिए। मतलब हर ट्रांजैक्शन की आपको हिस्ट्री भी चाहिए और पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या एडिट्स हुए उसका लॉग भी चाहिए। और खास बात, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो कभी भी इस फीचर को डिसेबल होने ना दे। मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डिसेबल करने का जो बटन होता है वो नहीं होना चाहिए। तीन बहुत खास, मतलब ये दो रिक्वायरमेंट है और ये दो रिक्वायरमेंट कभी डिसेबल ना हो, ठीक है। ऐसे भाई ऐसी चीज भी होनी चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को, देखिए एक वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और ये वीडियो के अंदर आपको एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ में बताता भी जाऊंगा इसको। Anytime you or any of your company's users does something in QuickBooks, QuickBooks records it onto something called the audit log. आवाज थोड़ा कम होगा, चिंता ना करें, Gear icon. वो आपको सुनने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसका डैशबोर्ड है ये क्विक बुक्स करके। और अब वो यहां पर अगर आप देखेंगे, इफ यू सी, आप टूल्स टूल्स करके जो हेडिंग है वहां पे देखेंगे तो उसमें नीचे ऑडिट लॉग, तो ऐसा लॉग का फीचर, एडिट लॉग का फीचर होना चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। An audit log. From the देखिए audit ऑडिट log, लॉग you पे can गया see है। every event that happens in your QuickBooks company file, along with देखिए लॉग में सब कुछ नजर आ रहा है कि किसने लॉग इन किया, किसने लॉग आउट किया, और इंडिया के बाहर का है किसने चेक को डिलीट किया, किसने ऐड किया, किसने वेंडर ऐड किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट बनाए गए कौन से नहीं, ये पूरे चेंजेस दिख रहे हैं। that performed that event and the time that it was performed. Over time, the audit log can get very long. कब कब चेंजेस हुए वो भी दिख रहा है। इनफैक्ट फिल्टर भी है, फिल्टर भी है। अगर कोई पर्टिकुलर यूजर ने कितने चेंजेस किए वो आप एक शॉट में देख सकते हो कि भाई रवि टावरी ने कितने ट्रांजैक्शंस पोस्ट किए, उसने कितने डिलीशंस किए, ये डेट से ये डेट के बीच में पूरा लॉग मेंटेन होगा। या फिर आपको सिर्फ देखना है ये डेट से ये डेट के बीच में कितने चेंजेस है, आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने हैं, आपको सारे इवेंट्स कितने लॉग इन लॉग आउट्स हुए। आप समझ रहे हो ऑडिट करने में क्या मजा आएगा। ये लॉग मेंटेन करने से इतनी सारी जानकारी मिलेगी ऑडिट करने के लिए, ठीक है। बैकडेट एंट्री किसी ने पास करने की कोशिश की, पास की है क्या, बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। You can choose their name from this list of users. You can also choose a different date range or even a specific डेट रेंज type यूज of करिए। event. So if you only wanted to see the entry or editing and deleting of transactions, कोई पर्टिकुलर you can choose ट्रांजैक्शन to चाहते हो show आप these events तो वही सिलेक्ट कर लो। and then देखो select ट्रांजैक्शन, transactions. तो That पूरे log ट्रांजैक्शन क्या This is मजा आएगा what लॉग you में। see right away. किसी So ने we have एक्सपेंस a की user एंट्री named पास की है, Robin Banks who added a check and then not long afterward also deleted a check. Let's look at the history of this और हर transaction. ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देखो राइट साइड में जा रहा है, व्यू हिस्ट्री, QuickBooks shows you एडिट the हिस्ट्री, original transaction here. कब ये ट्रांजैक्शन पहली बार पास किया गया, कब इसको डिलीट किया गया, Transaction over time. पूरी जानकारी इसमें रहेगी। If the transaction was deleted, तो इससे आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ गई होगी कि भाई करना क्या है, this might ठीक be है। something that we need to talk to Robin about. Deleting checks can be very fishy. The audit log isn't just used for investigating embezzlement, though. तो ये जो पर्टिकुलर चेंज है ये बताना है। फिर तो ये बहुत, और 1 अप्रैल 2022 से जितनी भी कंपनीज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती उन्हीं के लिए है। मतलब अगर आप मैनुअल करोगे तो अब मैनुअल में तो ये फीचर आ नहीं सकता, तो वहां पर इसकी जरूरत नहीं है,
वर्डिंग्स अगर पढ़ोगे तो उससे तो यही वर्डिंग आती है, एवरी कंपनी विच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो किसी कंपनी को अगर बचना है तो मैनुअल बही खाते मेंटेन करना शुरू करो। शेड्यूल 3 में चेंजेस है, बड़े इंटरेस्टिंग से चेंजेस है, लेकिन आप इसको अकाउंट सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, एफआर में आप पढ़ते हैं, आप बिल्कुल पढ़िए, मैं वो चेंजेस में नहीं जाना चाहता। ठीक है, उसमें से एक चेंज हमारे लिए ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कवर करूंगा। फिर सेक्शन 134 है, अगर आपको याद होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में क्या लिखना चाहिए, ये 134 में दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करते हैं, वो बात भी लिखी हुई है, और बीओडी रिपोर्ट में क्या लिखना, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, लेकिन बीओडी रिपोर्ट में दो बातें लिखनी पड़ेगी। क्या साल भर में किसी ने एप्लीकेशन दी है कंपनी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में किसी ने एप्लीकेशन दिया है क्या, और क्या कोई केस, क्या कोई प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग्स, कोई भी केस, कोई भी एक्टिविटी कंपनी के अगेंस्ट चल रही है क्या आईबीसी में, क्या एप्लीकेशन हुआ है। तो आप सिंपल है, क्या कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है पुरानी, या फिर इस साल कुछ नया एप्लीकेशन हुआ है, जानकारी देनी है। अगर ऐसा है, उसका ईयर एंड का स्टेटस बताना है। तो आप बहुत सिंपल है, प्रोसीडिंग्स है क्या बताइए, एप्लीकेशन है क्या बताइए, और उसका स्टेटस बताइए। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है और उसका वन टाइम सेटलमेंट हुआ है, देयर इज अ वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है, तो वो वन टाइम सेटलमेंट जब हुआ तो उससे रिलेटेड जानकारी कि भाई आपने लोन लिया और वन टाइम सेटलमेंट हुआ है, तो आप बताइए, आपने लोन लिया होगा, बदले में आपने सिक्योरिटी दी होगी। हम जानना चाहते हैं जब ये सिक्योरिटी दी गई थी तब उसकी वैल्यू क्या थी, और आज जब वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है तो सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है। बेसिकली गवर्नमेंट ये जानना चाहते, बताइए ना कि आपने, मतलब आपने बैंक को बेवकूफ तो नहीं बनाया, आपने जब सिक्योरिटी दी थी तब उसकी वैल्यू क्या थी, कितने करोड़ के शेयर थे, कितने करोड़ के एसेट्स थे, वो बताइए। और आप जब सेटलमेंट हो रहा है तो कितने करोड़ के, कितना डिफरेंस है उसमें, और डिफरेंस क्यों है, मार्केट कंडीशंस है, क्यों है, ये बताइए। बेसिकली ऐसी कंपनीज जो बैंक्स को परेशान कर रहे हैं, ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यह जानकारी देना जरूरी है कि भाई हमने गलत क्वालिटी की सिक्योरिटी देकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ऐसी कंपनीज है क्या। फिर आगे, अब ये अमेंडमेंट बहुत ही छोटे से बहुत आसान, हम ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स में इसको कवर कर चुके हैं। मैं पिछले साल ही उसको कवर, मतलब पूरे पहले ही कवर मैं कर चुका था, क्योंकि दिसंबर 2020 में आ चुके थे, तो पहले ही मैं कवर कर चुका हूं, पेनाल्टी। ठीक है, अगर आप सेक्शन 140 में रेजिग्नेशन के बाद अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो आपको इमीडिएट पेनाल्टी लगती है 50,000 या रेम्युनरेशन विच एवर इज लोअर। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है पहले से, और उसके बाद लगने के बाद 500 रुपए पर डे की पेनाल्टी लगना शुरू होती है। टोटल अमाउंट कितना जा सकता है, पहले 5 लाख था, अब वो 2 लाख। रेजिग्नेशन में आपकी जो पर डे पेनाल्टी है वो एक्यूमुलेट करके ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक जा सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए सेक्शन बाय सेक्शन चल रहा हूं मैं। 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 3, आप ये बात समझते होंगे, बहुत सिंपल सी बात है ये। 143 में सबसेक्शन 3 में क्लॉज जे है जो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, बदलते जमाने के साथ अगर गवर्नमेंट और रिपोर्टिंग करवाना चाहे, ऑडिटर से और रिपोर्टिंग करवाना चाहे, तो रूल्स बनाकर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इस पावर को यूज करके रूल 11 इशू करके रखा हुआ है। रूल 11, ठीक है, जो हम लोगों से पढ़ चुके हो, आप जानते हो, बैड मैन, ठीक है। तो रूल 11 का फंडा है। अब ये चार्ट इसका दिया है मैंने। रूल 11 में 6 पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी 6 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स पहले से ही है, वो कोई अमेंडमेंट नहीं है, दे आर नॉट अमेंडमेंट एट ऑल। लेकिन अब पूरा रूल मैंने चार्ट बनाया था, अभी फाड़ू चार्ट बुक के लिए चार्ट बनाया था मैंने। हाँ, थोड़ा सा चार्ट में चेंज भी है, जिनके पास में फाड़ू चार्ट बुक होंगी, मैंने थोड़ा सा चेंज भी किया है एक्सप्लेनेशन और बेहतर करने के लिए। तो देख लीजिए, रूल 11 शॉर्टकट है लफड़ा, लफड़ा करके थोड़ा अजीब सा शॉर्टकट है, ठीक है, मतलब गड़बड़। एल स्टैंड फॉर लिटिगेशन,
तो रूल 11 के अंदर ऑडिटर को यह बातें अपने रिपोर्ट में लिखनी पड़ती है। एल फॉर लिटिगेशन, क्या कंपनी के अगेंस्ट जितने भी पेंडिंग लिटिगेशंस है, क्या कंपनी ने उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की है क्या? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मोर देन 50% है तो क्या उन्होंने बराबर उसका प्रोविजन बनाया है? अगर उससे कम है तो क्या बराबर नोट्स टू अकाउंट्स में उसका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बताया है? यह ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा और अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि पेंडिंग लिटिगेशन की अकाउंटिंग बराबर की है या नहीं। ठीक है। और एक एल है लॉसेस। बहुत सारी कंपनी अपने लॉसेस को छुपाती है, बहुत लेट बुक करती है। क्या कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए है और वो कॉन्ट्रैक्ट, खासकर कॉन्ट्रैक्ट जनरली लॉन्ग टर्म ही होते, क्या कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और उसके अंदर कोई लॉसेस आ रहे हैं क्या? क्योंकि ये लॉसेस ऐसे होते हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। AS 29 में भी, AS 29 इंडियस में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। क्या कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको लॉसेस हो रहे हैं तो क्या उन्होंने उसका एडिक्वेट प्रोविजन, बेसिकली कमेंट करना है, क्या कंपनी ने एडिक्वेट प्रोविजन बना के रखा है फॉर लॉसेस विच आर हैपनिंग अंडर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये भी पहले का है, नया नहीं है। अब ये खास बात, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसा हो, उसमें क्या फीचर हो, यह 128 में लिखा है। रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिटर को, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स 1 अप्रैल 2022-23 की जो रिपोर्ट होगी उसमें लिखना पड़ेगा। कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है कि क्या कंपनी के पास जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हर ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल, एडिट हिस्ट्री दिखता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, क्या उसमें एडिट लॉग, ऑडिट लॉग रहता है जो सारे चेंजेस को बताए? और आगे खास है, रिपोर्ट करना है, क्या यह फंक्शन साल भर चल रहा था, चलने के बाद उसमें से कुछ टैंपरिंग तो नहीं हुई, कुछ डिलीशंस, मॉडिफिकेशंस, कुछ एंट्रीज डिलीट कर दी गई, मॉडिफाई कर दी गई, ऐसा तो नहीं है? और ये एडिट हिस्ट्री और एडिट लॉग को प्रिजर्व करके रखा गया है ना, जितने साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करने, जैसे लास्ट 8 इयर्स, वैसे ही ऑडिट ट्रेल को भी प्रिजर्व करके रखा है ना? तो हमको कमेंट करना भैया, साल भर चल रहा था ना, चलने के बाद में कोई टैंपरिंग, एडिट्स तो नहीं हुए, मॉडिफिकेशंस तो नहीं हुए, और पुराने भी मेंटेन करके रखे हैं ना? वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपनी को बोला तुम फॉलो करो, और ऑडिटर रिपोर्टिंग करेगा कि तुम बराबर फॉलो कर रहे हो कि नहीं। फिर यह सबसे ज्यादा प्यारा अमेंडमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 3 अमेंड हुआ। शेड्यूल 3 अमेंड हुआ और शेड्यूल 3 अमेंडमेंट में उन्होंने एक नई रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस की और मैनेजमेंट को बोला कि नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे, फंड्स गिवन बाय द कंपनी एंड फंड्स रिसीव्ड बाय द कंपनी के कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। क्या डिस्क्लोजर्स है वो मैं आपको बताता हूं। ऐसा शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट हुआ। अब शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट की वजह से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हो गई कि डिस्क्लोजर्स दो नोट्स टू अकाउंट्स में रिगार्डिंग फंड्स गिवन एंड फंड्स रिसीव्ड। और अब मैनेजमेंट पे और एक जिम्मेदारी है कि ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे कि ये जो भी फंड्स गिवन और रिसीव्ड की जानकारी हम दे रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, ये कंप्लीट है, इसके अलावा और कोई भी फंड्स गिवन और फंड्स रिसीव्ड नहीं है। मतलब मैनेजमेंट को शेड्यूल 3 के हिसाब से नोट्स टू अकाउंट्स में जानकारी देनी पड़ेगी, देने के बाद में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर देना पड़ेगा जो है इतना ही है, इसके अलावा कोई फंड्स गिवन नहीं है, कोई फंड्स रिसीव्ड नहीं है। ऑडिटर नोट्स टू अकाउंट्स देखेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देखेगा, रीजनेबल लेवल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा कि सारे बड़े बड़े फंड्स गिवन देख लो, रिसीट देख लो, क्यों है पर्पस वो समझ लो, और देखो डिस्क्लोजर सही लग रहा है ना, ठीक है, मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंट किया वो सही लग रहा है ना। और फिर ऑडिटर को कमेंट करना है, पॉजिटिव कमेंट नहीं करना है, निगेटिव कमेंट। ऑडिटर बोलेगा जितनी जानकारी हमको मैनेजमेंट ने दी, जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने हमको दिया,
उससे हमको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली विच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दिस डिस्क्लोजर। मतलब ऑडिटर को डिप्लोमेटिक कमेंट करना है, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली जिसको देखकर ऐसा लगे कि ये जो डिस्क्लोजर है उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो। ठीक है, अब ये डिस्क्लोजर है क्या? व्हाट इज दिस डिस्क्लोजर? है क्या इस डिस्क्लोजर में? देखिए ये डिस्क्लोजर में क्या है, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दूं। डिस्क्लोजर देना है नोट्स टू अकाउंट्स में, क्या साल भर में कंपनी ने किसी इंटरमीडियरी, किसी बीच में के बंदे को, एंटिटी को पैसे दिए और उसको ऐसा बोला कि ये पैसे तू किसी दूसरे पार्टी को दे, दूसरे पार्टी को दे, दूसरे पार्टी को ट्रांसफर कर, या फिर ये पैसे लेकर तू दूसरे पार्टी के बेनिफिट के लिए, दूसरे पार्टी के बेनिफिट के लिए उसके बिहाफ में गारंटी दे। देखो एग्जांपल लेके बताता हूं। जनरली कंपनी लॉ को बाईपास करने के लिए, डायरेक्ट कनेक्शंस छुपाने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं। मुंबई में एक कंपनी बैठी है, वो डायरेक्ट मॉरिशियस में पेमेंट नहीं बता सकती, दे कैनॉट शो डायरेक्ट मॉरिशियस पेमेंट। तो मुंबई की कंपनी क्या कर रही है? मुंबई की कंपनी दिल्ली की एक कंपनी, किसी भी पर्सन को, एंटिटी को, ठीक है, एक बीच में की एंटिटी को, इंटरमीडियरी को 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देंगे और उनके साथ ओरल या रिटर्न अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये पैसे हम आपको दे रहे हैं, आप ये पैसे मॉरिशस ट्रांसफर कर दो, मॉरिशस की कंपनी को दे दो, मॉरिशस में इस बंदे को दे दो, अल्टीमेट बेनिफिशियरी। हमारे एग्जाम्पल में हमारी कंपनी मुंबई बैठी है, इंटरमीडियरी दिल्ली में बैठा है और मॉरिशस में अल्टीमेट बेनिफिशियरी बैठा हुआ है। ऐसा करने से मुंबई की कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखेगा मॉरिशस के साथ में। ठीक है, या तो ऐसा बोला रहेगा कि तुम डायरेक्ट उनको पैसा ट्रांसफर कर दो, या तो ऐसा बोला रहेगा एक काम करो, मॉरिशस के किसी बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गारंटी दे दो कि गिव 50 लाख रुपीज टू दिस मॉरिशस कंपनी, वी आर गिविंग यू गारंटी ऑफ 50 करोड़। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं दिखा दिल्ली और मॉरिशस के कंपनी के बीच में, क्योंकि गारंटी दी है। आज से 5 साल बाद अगर उन्होंने पैसे नहीं लौटाए तो दिल्ली से पैसे जाएंगे मॉरिशस की बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, अंडर गारंटी। लेकिन जो मॉरिशस की कंपनी बैठी है अल्टीमेट बेनिफिशियरी, उसके साथ कोई डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं दिखेगा। मतलब अगर ऐसा शातिरपना किया है, शातिर, तो क्या साल भर में मुंबई की कंपनी ने, मुंबई कंपनी को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्या साल भर में हमने पैसे किसी इंटरमीडियरी पार्टी को दिए, इंडिया की इंटरमीडियरी हो सकती है, फॉरेन की हो सकती है, जिसको हमने बोला डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पैसा तुझे ट्रांसफर करना है किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, या अल्टीमेट बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए तेरे को गारंटी या सिक्योरिटी को देना है। अगर ऐसा किया है तो मुंबई की कंपनी को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ेगा, हां ये डेट को इस कंपनी को इतने रुपए दिए ताकि वो इसको ट्रांसफर करे अल्टीमेट बेनिफिशियरी, और दिल्ली की कंपनी ने कब वो पैसे अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर किए, या कब गारंटी दी, या कब सिक्योरिटी दी, वो भी बताना है। अब ये चेक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सारी बातें ओरली होती है, इसके कोई सबूत नहीं रखे जाते। इसीलिए नोट्स टू अकाउंट्स में बताएंगे और मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना है लिखकर इसके बारे में, ऑडिटर को रीजनेबल चेकिंग करनी है और कमेंट करना है क्या कुछ डाउटफुल दिखा, क्या कोई ऐसी जानकारी है जो बताए मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या। तो कंपनी ने साल भर में जितने भी फंड्स दिए हैं इंटरमीडियरी को ताकि वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करे, इसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में उनको देना है। एंड एज अ ऑडिटर हमको ये कमेंट करना है वेदर दिस इंफॉर्मेशन, क्या ये जो जानकारी है फंड्स गिवन वाली,
ये हमको कंप्लीट लग रही है ना? इसमें कोई भी ऐसी जानकारी हमको मिल रही है क्या जो हमारे मन में शक पैदा करे, शक पैदा करे कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? हमको कमेंट करना है, आर वी हैविंग एनी इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन इज मिसस्टेटेड? ये पैसे का सोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोरोड पैसा हमने किसी को दिया, शेयर्स का पैसा किसी को दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंटरमीडियरी इंडियन भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है, गारंटी भी दे सकते हैं, सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट्स में जानकारी दी है, वो कंप्लीट है ना, कुछ भी मिसिंग तो नहीं है, ये हमको कमेंट करना पड़ता है। वैसे ही तो क्या हमने किसी को इंटरमीडिएट की मदद लेकर फंड ट्रांसफर किए क्या? बेसिकली इसकी जानकारी कंपनी को देनी पड़ती है और हमको उस पर कमेंट करना है। वैसे ही क्या साल भर में किसी फंडिंग पार्टी ने, पैसे वाले पार्टी ने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी को इंटरमीडिएट बनाया कि तुम ये पैसे किसी किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको दो, या उनके बेनिफिट के लिए गारंटी दो, सिक्योरिटी दो, ऐसा हुआ है क्या? मतलब ऊपर वाले में क्या साल भर में कंपनी ने पैसे इंटरमीडियरी के थ्रू किसी को भेजे क्या? और क्या साल भर में कंपनी को पैसे मिले एज ए इंटरमीडियरी आगे ट्रांसफर करने के लिए? उसके भी डिटेल्स दो। हाँ भाई, इस पार्टी ने इतने इतने पैसे दिए थे और हमने इतने इतने पैसे आगे ट्रांसफर किए। तो इंटरमीडियरी के थ्रू अगर कोई फंड्स गिवन है, उसकी जानकारी नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगी। इंटरमीडियरी के जरिए फंड्स, हम इंटरमीडियरी बने हैं और हमको फंड्स रिसीव्ड है, उसकी भी जानकारी देनी पड़ेगी। और एज अ ऑडिटर वी हैव टू कमेंट, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है ना, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है ना? क्या कोई हमारे पास में ऐसी जानकारी है जो सजेस्ट करता हो दैट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? फिर हम अगर बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब 1 अप्रैल 2021 से लग रही है। ये जहां पे मैंने स्टार मार्क करके रखा है, तो दो ही चीज है। सॉफ्टवेयर वाली रिक्वायरमेंट 1 अप्रैल 2022 से है, बाकी 2021 से है। फंड ट्रांसफर, क्या कंपनी रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं ना? अनक्लेम डिविडेंड और जो भी चीजें हैं, उसमें डिले तो नहीं, उस पर कमेंट करना है। क्या कंपनी सेक्शन 123 को फॉलो करके बराबर डिविडेंड पे कर रही है ना? उसको तोड़ तो नहीं रही। तो 3 कमेंट्स बढ़े हैं, अल्टीमेटली 3 कमेंट्स बढ़े हैं यहां पे। और मैं बता रहा हूं 3 कमेंट्स बढ़े आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फंड्स गिवन एंड रिसीव्ड वाला कमेंट और डिविडेंड वाला। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन बराबर है ना? ये 197(16) में, ये हमारे नोट्स में पहले से कवर्ड है। कुछ लोगों ने अमेंडमेंट में कवर किया, बच्चे पूछ रहे अमेंडमेंट, भाई अपने नोट्स में पहले से कवर्ड है, मैं उसको फिर से यहां पे कवर नहीं करने वाला, क्योंकि वो पहले के पीरियड का अमेंडमेंट है, अभी यहां पे अमेंडमेंट थोड़ी है वो। नाउ पेनाल्टीज दी है, आपके फ्रॉड रिपोर्टिंग की पेनाल्टीज दी है, उसमें चेंज है। 25 लाख की पेनाल्टी हुआ करती थी, लिस्टेड कंपनी के लिए 5 लाख, अदर कंपनी के लिए 1 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे बात। 147 पूरा पेनाल्टी के लिए था। कंपनीज के जो ऑफिसर्स थे उनको जेल जाने की पेनाल्टी थी, दैट इज रिमूव्ड। ऑडिटर की रिमूव नहीं की है, कंपनी के ऑफिसर को जेल जाने की पेनाल्टी थी, वो रिमूव हुई है। ऑडिटर की जेल जाने की पेनाल्टी अभी भी है। हां, ऑडिटर को भी थोड़ा सा रिलीफ है। सेक्शन 143 का नॉन कंप्लायंस हुआ अगर, तो उसके लिए पेनाल्टी लगती थी। सेक्शन 143 को रिमूव कर दिया है। उसका नॉन कंप्लायंस हुआ तो सेक्शन 147 की पेनाल्टीज नहीं लगेगी। पहले ऐसा था, 143 टूटा 143, तो 147 की पेनाल्टी लगी। अब ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली रिपोर्टिंग में छोटी मोटी गलतियां हुई तो चलता है, बहुत बड़ी पेनाल्टी नहीं लगेगी। रिपोर्टिंग ही पूरी गलत की है तो फिर बैंड बजेगी, ठीक है, फिर बैंड पूरी बजेगी। बैंक ऑडिट, अब देखिए बैंक ऑडिट में ऐसा कोई डायरेक्ट चेंज नहीं है। बैंकिंग कंपनीज भी कंपनीज है, कंपनी से रिलेटेड चेंजेस है, कंपनी से रिलेटेड रिपोर्टिंग में चेंजेस है, पेनाल्टीज में चेंजेस है, वो सारे चेंजेस बैंकिंग कंपनीज को भी लगेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब ये टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट बड़ा प्यारा है, बहुत ही मजेदार है ये, ठीक है। देखिए क्या है ये, सेक्शन 44 ए बी है, जिसके अंदर बताया जाता है कि कौन से असेसीज को ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म क्या होगा,
कौन सी रिपोर्ट्स लगेगी, ये सब रूल 6G में है। रूल 6G हमको बताता है कि कौन से फॉर्मेट में रिपोर्ट देना है, कि भाई 3CA लगेगा, 3CB लगेगा, 3CD लगेगा एंड सो ऑन। ये सब कुछ हमको कौन बताता है? रूल 6G। अब रूल 6G में एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है। क्या बोल रहा है वो? कि ध्यान सुनिए, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, एनालिसिस विद एग्जाम्पल, देखिए आपके नोट्स में दिया है। 15 सितंबर हम सबको पता है कि स्पेसिफाइड डेट होती है। जो लोग को ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करना है उनकी डेट होती है 31 जुलाई। जिनको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है उनकी 31 अक्टूबर। वो एक्सटेंड होती है, वो अलग बात है, ठीक है, एक्सटेंशन चलते रहते हैं, उसको बाजू में रखिए। ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम में दे देंगे। सपोज हम तो लेकर चलते 31 अक्टूबर ही है। सपोज 15 सितंबर को एक असेसी ने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज कर दिए, रिटर्न फाइनलाइज कर दिए, सब साइन वाइन मार दी, रिटर्न रेडी कर दिए, ऑडिटर से ऑडिट करवा लिया, रिपोर्ट ले ली और सब फाइल कर दिया। 15 सितंबर को सब कुछ फाइल कर दिया इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। अब सेक्शन 40 और 43B है कंपनी इनकम टैक्स एक्ट के, पेमेंट बेसिस डिडक्शन। अगर आप टीडीएस पे करोगे तभी डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट पे करोगे तभी डिडक्शन मिलेगा, टैक्सेस पे करोगे तभी डिडक्शन मिलेगा 43B में। इंटरेस्ट टू बैंक्स, फाइनेंशियल पे करोगे तभी डिडक्शन मिलेगा। बोनस आप पे करोगे एम्प्लॉय को तभी डिडक्शन मिलेगा। तो बेसिकली ये सेक्शन में पेमेंट बेसिस डिडक्शन है और सब में लिखा है स्पेसिफाइड डेट, जो मैं स्पेसिफाइड डेट बाय 31 अक्टूबर। अब 15 सितंबर तक जितने पेमेंट किए थे, उस 15 सितंबर को जितने पेमेंट किए थे उसके हिसाब से रिटर्न बनाकर सब कुछ फाइल कर दिया। और सिचुएशन ऐसी थी कि 50 लाख के खर्चे डिसअलाउ हुए थे क्योंकि पेमेंट होना बाकी है। हमने एग्जाम्पल में लिया है 50 लाख के खर्चे ऐसे थे डिसअलाउड थे एक्सपेंसेस, इनका पेमेंट नहीं हुआ एंड दैट्स व्हाई दे वर डिसअलाउड। अब कंपनी के पास पैसे आए 15 सितंबर के बाद, तो उन्होंने देखा कि यार अभी भी स्पेसिफाइड डेट 31 अक्टूबर क्रॉस नहीं हुई है, मेरे पास अभी भी मौका है डिडक्शंस को और क्लेम करने का, अभी भी मौका है। तो 10 अक्टूबर को वो और पेमेंट कर देगा। 30 लाख का उसने पेमेंट कर दिया। अब ही इज एलिजिबल टू गेट डिडक्शन ऑफ 30 लाख। 50 लाख डिसअलाउ हुआ था, उसमें से वो 30 लाख को डिडक्शन क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो अब रूल 6G क्या बोलता है? कभी भी सब रिपोर्टिंग फाइल करने के बाद अगर असेसी पेमेंट करता है और उसको ही गेट्स एलिजिबल, यहां पे रूल 6G आता है कि वो एलिजिबल हो गया अब डिडक्शन लेने के लिए, तो वो क्या करे? वो पेमेंट करे, बुक्स ऑफ पूरा पेमेंट करे। अब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैक्स को चेंज करे, रिटर्न के अंदर अपने टैक्स को चेंज करे, रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, रिवाइज्ड रिटर्न बनाए, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट ले चार्टर्ड अकाउंटेंट से और ये रिवाइज्ड रिपोर्ट फाइल करे। तो बेसिकली रूल 6G बोलता है कि आप रिवाइज्ड रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। अगर पेमेंट करने के वजह से आपका टैक्सेशन बदल रहा है, आपकी टैक्सेबल इनकम बदल रही है, टैक्स बदल रहा है, तो रिवीजन करो दोनों चीज की, रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट लो और फाइल करो, ठीक है। इससे असेसी को इमीडिएटली उसी साल बेनिफिट मिल जाएगा। ये आप बिल्कुल रिवाइज पोर्टल पे, आप इनकम टैक्स पोर्टल पे इसको रिवाइज करके रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट आप फाइल कर लीजिए। तो असेसी के लिए अच्छी चीज है, ये असेसी के लिए बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन सर रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कोई नई बात थोड़ी है। सुनिए, रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बारे में गाइडेंस नोट में पहले भी दिया हुआ है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। अर्लियर गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट स्पेसिफाइड conceptual discussion regarding revision on tax audit report, but there was no practical facility. कोई practical facility
नहीं थी टू अपलोड रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट। एक सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, कि अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी रीजन से रिवाइज हो गए तो आप रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फाइल करो। लॉ में कोई रिट्रोस्पेक्टिव चेंज है तो रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फाइल करो। सुप्रीम कोर्ट का कोई रिट्रोस्पेक्टिव चेंज है तो आप रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फाइल करो। ऐसा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, लेकिन कोई ऐसी प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू फाइल द रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट ऐसा नहीं था। तो मतलब सिर्फ बोलने की बात थी। अगर किसी को करना भी है रिवाइज तो ऑनलाइन तो नहीं, लेकिन ऑफलाइन थोड़ा पेचीदा तरीका, कमिश्नर के पास जाओ, उनको समझाओ, तो ऑफलाइन हो पाता था। तो मैं ऐसा बोलूंगा, रिवीजन के बारे में पहले भी गाइडेंस नोट ने बोला था, बट इट वाज नॉट वेरी इजी एंड प्रैक्टिकल। अब यहां पे दे आर मेकिंग इट वेरी इजी एंड प्रैक्टिकल, लेकिन स्पेसिफिक बात है सिर्फ कि अगर पेमेंट बेसिस डिडक्शन आप बदलते हो तो मैंने पुराना जो रिवीजन का कॉन्सेप्ट है उससे भी आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताया। आपके मन में क्या क्या डाउट आ सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, हम हमारी टीम बैठकर, और एक एक मैंने बात इंक्लूड की है। फिर ये क्यों आया आपको लगता है कि ऐसा? पहले एसएससी क्या करता था, आखिरी मोमेंट तक डीले करता था। जितने पैसों का जुगाड़ कर सकता है उतने पैसे जमा कर लूं, सारे पेमेंट्स कर लूं, सारे डिडक्शंस कर लूं, ताकि इस साल का टैक्स कम हो जाए। आखिरी मोमेंट तक वेट करता था और एक साथ फिर फाइलिंग होती थी और एक साथ पूरा रश होता था आखिरी में। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, अरे यार तू फाइल कर देना यार, चिंता मत कर, अगर तेरे पास तू फाइल कर दे एक बार का। तो मुझे लगता है कि आखिरी मोमेंट जो रश है, लास्ट मोमेंट जो रश है, वो लास्ट मोमेंट रश को अवॉइड करने के लिए भी ये आया है। ठीक है, क्योंकि तू फाइल कर दे, बाद में रिवाइज कर देना। एएस इंडियाज का कोई इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर फाइनलाइज, ये ऐसे इवेंट्स है, सुनिए, ये जो हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज हो चुके थे, ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज हो चुका था, सब कुछ फाइनलाइज हो चुका था, उसके बाद की बात है। तो दिस इज नॉट अ सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर एएस इंडियाज, प्लीज उसको ना लगाए। फिर ऐसे 560 है, वो भी क्या कवर करता है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई फैक्ट्स पता चल रहे हैं क्या, फैक्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट के बाद के सिर्फ फैक्ट्स कवर करता है कि भाई मुझे कोई फैक्ट पता चल रहा है क्या पहले के पीरियड के। दिस इज नॉट अ फैक्ट, दिस इज अ इवेंट। मैं बोलना चाहता हूं इसमें एएस इंडियस को भी मत लगाइए, नहीं लगता 560 को भी जबरदस्ती मत घसीटिए। ठीक है, तो बड़ा प्यारा था ये चेंज रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट का, मुझे बहुत मजा आया इस चेंज में। रूल 8A पहले भी था बेसिकली कंपनीज के लिए रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्सेशन आया है, और अब वैसा ही रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्सेशन आपके इंडिविजुअल्स एचयूएफ के लिए भी आया है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी आया है। तो इस क्लॉज 8A में बताना है इज असेसी, ठीक है, यहां पे बताना है कि वेदर असेसी हैज ऑप्टेड फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्सेशन। लाइन से सेक्शंस, सेक्शन 115BA ये सबसे पहले आया था, फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक रेलेवेंट था, अब उसका रेलेवेंस खत्म हो चुका है। अब BA का इतना काम नहीं है, सिर्फ नाम के लिखा है, मतलब अगर इसको मैं डिलीट भी कर दूं हर जगह से तो चलेगा। आज के डेट में रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्सेशन जो है वो 115BAA मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज के लिए है 22%, 115BAB मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो दूसरी डोमेस्टिक कंपनीज है उनके लिए है 15%, 115BAC इंडिविजुअल्स और एचयूएफ 7 स्लैब्स उनको दिए जा रहे हैं और 15 लाख के ऊपर ही मैक्सिमम रेट लगेगा, 7 स्लैब। और BAD रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, BA आप पुराना सेक्शन में भूल जाइए। BAA फॉर मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक, BAB लाइन से AB is for any other domestic companies, AC individual HUFs and AD BAD, ठीक है, तो BAD is for cooperative society, साथ में और सरचार्ज और हायर एजुकेशन सेस भी लगता है। तो हमको सिंपल यहां पे सिंपल जवाब देना है कि उन्होंने ऑप्ट किया है या नहीं किया है, एकदम सिंपल सा है। ये पहले भी था, नया क्या हुआ है, अब हमको ये जो दो नए सेक्शंस आए हैं, इसको भी पहले सिर्फ कंपनी असेसीज को ये क्लॉज लगता था, अब ये कंपनी असेसीज को तो लगता ही है, साथ में इंडिविजुअल्स एचयूएफ और कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ये क्लॉज लगता है। सो बेसिकली ये क्लॉज का दायरा थोड़ा सा और बढ़ गया है। अगर आंसर नो है कि भाई हमने असेसी ने ऑप्ट नहीं किया है तो बहुत बढ़िया, और कोई चेकिंग किसी तरह की करने की जरूरत नहीं है, ऑडिटर का काम खत्म। अगर ऑप्ट किया है तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा बराबर ऑप्ट किया है ना, क्या सही में ये सेक्शंस जो है BAA, BAB, BAC, BAD इसमें एलिजिबल है ना, और इनको फाइलिंग करनी पड़ती है।
IB, IC, ID, IE, IF, ये सब सेक्शंस में, ये सेक्शंस में लाइन से वही सीक्वेंस में IB, IC, ID, IE, IF, ठीक है। ऊपर 5 सेक्शन है, नीचे 5 फॉर्म है, बराबर अप्लाई किया ना, ठीक है। तो 8A इज सिंपल। स्कोप और बढ़ गया है कि भाई जो पहले कंपनीज ने रिड्यूस रेट ऑफ टैक्सेशन ऑप्ट किया है क्या, कंपनीज के अलावा इंडिविजुअल, HUF और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी ऑप्ट किया है कि नहीं, बस यस नो में आंसर देना। यस है, नो है तो बढ़िया, काम खत्म। यस है तो सही में वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि उन्होंने बराबर एप्लीकेशन लेकर ये रिड्यूस रेट ऑफ टैक्सेशन सही तरीके से लिया है ना। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्लॉज 17 है, इसको लेकर बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है। क्लॉज 17 में रेट को लेकर डिस्कशन है और एक लास्ट कॉलम। क्या है ये क्लॉज 17? बहुत शॉर्ट में, अगर आप किसी लैंड या बिल्डिंग को अगर आप स्टैंप वैल्यू के नीचे ट्रांसफर करते हो तो गवर्नमेंट बोलती है चीटिंग चीटिंग, गवर्नमेंट बोलती है नहीं। अगर आप स्टैंप वैल्यू के भी नीचे जा रहे हो मतलब चीटिंग है। हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, डीम कर देंगे। बेसिकली डीमिंग फिक्शन की बात करती है, इट टॉक्स अबाउट डीमिंग फिक्शन। डीमिंग फिक्शन की बात करते हैं कि हम आपकी कंसिडरेशन अभी भी स्टैंप वैल्यू, स्टैंप एक्ट में जो वैल्यू दी है वही मानेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टैंप एक्ट की वैल्यू 150 है, 150 lakhs, आपने ट्रांसफर किया 100 में, हम मान लेंगे 150 आपका कंसिडरेशन है, उसके हिसाब से गेन निकालकर आपको टैक्स लगा देंगे, आपको पे करना पड़ेगा। खतरनाक है भाई, ठीक है। और अगर एसएससी ने साल भर में अपना बिजनेस का कोई एसेट अगर लैंड, बिजनेस एसेट इन द फॉर्म ऑफ लैंड बिल्डिंग अगर ट्रांसफर किया है बिलो स्टैंप एक्ट वैल्यू, तो उसके डिटेल्स क्लॉज नंबर 17 में देने पड़ते हैं। और अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है बिलो स्टैंप एक्ट वैल्यू तो उसके डिटेल्स, तो अगर कम में ट्रांसफर करोगे तो क्लॉज 17 में डिटेल्स देने पड़ेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी थी, आपने उसको कितने में ट्रांसफर किया, स्टैंप एक्ट वैल्यू कितनी है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि अगर जो डिफरेंस है, अगर मैं बोलता हूं कि ठीक है, माना स्टैंप एक्ट वैल्यू ज्यादा है, कंसिडरेशन कम है, स्टैंप एक्ट वैल्यू ज्यादा है। अगर स्टैंप एक्ट वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग 110%, इज नॉट एक्सीडिंग 110%, तो डीमिंग फिक्शन नहीं लगाएंगे, चलेगा, कंसिडरेशन कम तो कम। मतलब ये जो डिफरेंस है अगर 10% के अंदर है तो चलेगा, डीमिंग फिक्शन नहीं लगाएंगे। वी विल नॉट गो फॉर डीमिंग फिक्शन। तो बेसिकली रिलीफ दिया हुआ है। देखिए, सेक्शन 43 CA और 50C डीमिंग फिक्शन ला रहे हैं। क्या डीमिंग फिक्शन ला रहे हैं? दैट आपका कंसिडरेशन विल बी डीम्ड एज स्टैंप एक्ट वैल्यू और उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर होगा, गेन ट्रांसफर होगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर होगा, आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, उसके हिसाब से उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहां पे वो लोग रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ क्या दे रहे हैं? अगर स्टैंप एक्ट वैल्यू is not exceeding 110% of consideration, basically consideration not exceeding 110% of consideration, ठीक है। basically difference not exceeding, बेसिकली डिफरेंस नॉट एक्सीडिंग 10%, ठीक है। तो आपको रिलीफ है। रिलीफ क्या है? डीमिंग फिक्शन नॉट एप्लीकेबल। डीमिंग फिक्शन नहीं लगेगा, मतलब कंसिडरेशन जो थी वो रहेगी, उसके हिसाब से आपका गेन या लॉस है जो भी निकलेगा, गेन लॉस निकलेगा, ठीक है।
अब तो ये सिंपल सा फंडा है। अच्छा, क्लॉज 17 में आपको पूरे डिटेल्स देने हैं, यू हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स, डिफरेंस 1% हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, 5% हो, 6, 7, 8, 9, जितना भी हो सब देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टैक्सेशन में डीमिंग फिक्शन, तो बेसिकली ये डीमिंग फिक्शन है लेकिन रिलीफ दिया हुआ है, ठीक है ना यार, छोटा मोटा डिफरेंस चलता है, डीमिंग फिक्शन को मत लगा। अब ये रेट की क्या कहानी है, फाइनेंशियल ईयर 2021 तक रेट था 5%, रेट था 5%, फिर इसको बढ़ाया गया 1 अप्रैल 2021 से, ये हो गया 10%। हमारे लिए आज के लिए रेलेवेंट है 10%, मई नवंबर एग्जाम्स के लिए है 10%। दिस वन मोर चेंज, अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चेंज है। बेसिकली कम में बेचोगे तो भी चलेगा, तो बेसिकली बिल्डर्स, मार्केट गिर गया है, मार्केट ठंडा हुआ है, गिरा है, कम में बेचो। एक तो बिल्डर हो रहा है, एक तो माल कम में बिक रहा है, ऊपर से तुम टैक्स ज्यादा लगा रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला चल रिलीफ देते हैं। पहले बोला 5% कम में बेचा चलेगा, बेच। फिर बोला 10% कम में बेच चलेगा, बेच, बिंदास बेच, तेरे को टैक्स नहीं लगाएंगे। अब एक और चेंज है, ऐसे तो ये चेंज फाइनेंस एक्ट 2021 का है, जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉर्म 3CD में क्लॉज 17 में इसका रेफरेंस है ये चेंज का, तो हमारे लिए रेलेवेंट बन जाता है। क्या है ये चेंज, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो 10% का रेट है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज कंडीशनली, कंडीशनल इंक्रीज है इस रेट के अंदर, कंडीशनल इंक्रीज है इस रेट के अंदर, और ये रेट बढ़कर हो जाता है 20%। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर रेसिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बिल्डर टू एनी पर्सन, फर्स्ट टाइम ट्रांसफर है रेसिडेंशियल यूनिट का, कंडीशन नंबर 1 ये, प्लस नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ वैल्यू, प्लस 12 नवंबर से 30 जून 2021 तक ही है ये। अगर आप ऐसा ट्रांसफर करोगे तो कंडीशनल इंक्रीज है, कंडीशनल इंक्रीज है। इस सिचुएशन में कंडीशनल इंक्रीज है कि भाई 20% का डिफरेंस चलेगा, 20% तक डीमिंग फिक्शन नहीं लगाएंगे, 20% तक, ठीक है। और जो हम यहां पे डिस्कस करते हैं, जो पहले 5% था, अब 10 हो गया हर जगह पे, और कंडीशन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में 20% हो गया। ये सेम चीज गिफ्ट के केस में भी लगेगी। गिफ्ट के केस में सेक्शन 56 है, सबसेक्शन 10 है, ठीक है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, जो गिफ्ट के सेक्शन है 29B, वहां पर भी सेम रेट्स लगेंगे। गिफ्ट के सेक्शंस में पहले 5% चलता था, वहां पर भी 10% चलेगा, वहां पर भी 10% चलेगा, और वहां पर भी कंडीशनल इंक्रीज होगा 20% का, इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो लैंड और बिल्डिंग के ट्रांसफर के लिए अभी रेट 10% है, और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो 20% है। ये ऐसे तो लगने वाला नहीं था, लेकिन फॉर्म 3CD में चेंज है उसके लिए। अब सुनिए, ठीक है, यहां पे तो आपको प्रॉपर्टी कौन सी, कितने में ट्रांसफर की, स्टैंप एक्ट वैल्यू क्या है, ये कंडीशनल इंक्रीज वाला 20% वाला, 20% वाला, ये जो कंडीशनल इंक्रीज है, ये लगता है क्या, इसमें आपको रिलीफ मिल रहा है क्या? कंडीशनल इंक्रीज वाले में, 20% वाले में यस और नो में जवाब देना है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे यस, 20% वाले में हमको रिलीफ मिल रहा है तो यस लिखोगे, और वो वाला केस नहीं है तो नो लिखोगे। तो कंडीशनल इंक्रीज का फायदा अगर मिल रहा है तो यस लिखो इस कॉलम में, नहीं तो नो लिखो। मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल लेके। देखिए हमारा, आई विल टेल यू, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, कंसिडरेशन 100 है, ठीक है, और इसमें मैं रेसिडेंशियल यूनिट और सारी कंडीशन फुलफिल हो रहा है ऐसा मान रहा हूं। अगर, और मैं स्टैंप वैल्यू ले रहा हूं 102, ठीक है, 102 है, 102, देखो नॉर्मल 10% का रेट चल रहा है, सिर्फ 2% का फर्क है,
डीमिंग फिक्शन नहीं, डीमिंग फिक्शन रिलीफ है, यस रिलीफ है, डीमिंग फिक्शन नहीं लगेगा। इस केस में स्पेशल रिलीफ मिल रहा है क्या 20% वाला? नो 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 नो, 20% वाला स्पेशल रिलीफ नहीं मिल रहा है। कॉलम जो 4 है वहां पे क्या जाएगा? नो। सपोज ये 116 है, 10% के ऊपर, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, 16% का डिफरेंस हो गया, रिलीफ मिलेगा? नो। स्पेशल रिलीफ? नो। स्पेशल रिलीफ कॉलम नंबर 4 में स्पेशल रिलीफ नहीं है। यहां पे मैं बोलता हूं 118 हो गया। रेसिडेंशियल यूनिट बिल्डर ट्रांसफर कर रहा है, पहली कंडीशन 2 करोड़ के 2 करोड़ अप टू 2 करोड़ ट्रांसफर होना चाहिए, कंसिडरेशन, ठीक है वो भी है। सपोज ये लैक्स में हम लोग बात कर रहे हैं, और 12 नवंबर से 30 जून के बीच में है, यहां पे स्पेशल रिलीफ है, स्पेशल रिलीफ है, कॉलम 4 में यस लिखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों के दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। 5% इज हिस्ट्री, 10% इज प्रेजेंट, और 20% का स्पेशल रिलीफ कुछ ही कंडीशन में है, और वो स्पेशल रिलीफ मिल रहा है यस और नो, उसका जवाब देना है। और सेम चीज गिफ्ट में भी लागू होगी, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और ये और एक चीज मैं बता दूं, ये स्पेशल रिलीफ सिर्फ 43CA में है। मतलब आप अगर बिजनेस बिल्डर्स है, बेसिकली बिल्डर्स है, ये सिर्फ बिल्डर्स को बेनिफिट मिलना है, जो अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है उसको नहीं मिलना है, ओनली टू बिल्डर्स। सिर्फ बिल्डर्स जो है उसको ये बेनिफिट मिलना है। क्लॉज नंबर 18 बहुत सिंपल सा क्लॉज है, आपको ब्लॉक ऑफ एसेट की डिटेल्स देने पड़ते हैं, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग, ये एडजस्टमेंट्स आपको देने पड़ते हैं इसके अंदर। अब एक खास चीज हुई है, ठीक है, मैं एकदम शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं कि जब ये रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्सेशन आपको लगता है, रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्सेशन कंपनीज के लिए 1 अप्रैल 2020 से आ गया था, बाकियों के लिए अभी आया है। जब ये रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्सेशन लगता है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डिसअलाउ हो जाते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन अब नहीं मिलेगा आपको आगे, ठीक है। तो जब ये रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्सेशन आता है तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट लॉट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज अ डिडक्शन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा, एडिशनल नहीं मिलता है। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर अबाउट। उन्होंने एक लिस्ट दी है, मेरे को लिस्ट में जाना नहीं है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट लिस्ट, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये तो एक बात हो गई। फिर वो बोलते हैं कि आपके पास में तो बेसिकली ये डिसअलाउ करते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन को, बहुत सारे लिस्ट दी उसमें। अब आपके पास में एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगी ना आपके पास में। अब आप तो रिड्यूस रेट से आगे बढ़ चुके हो, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा बैठ के कि ये जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है और ये जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, इसमें से अलाउड कैटेगरी कितनी है, डिसअलाउड कैटेगरी कितनी है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। लेट मी टेक एन एग्जांपल। जो रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्सेशन है डिसअलाउज सर्टन लॉसेस, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर देता है। सभी डिसअलाउ किया ऐसा नहीं, सर्टन, ठीक है। आपके जो एक्यूमुलेटेड
लॉसेस है और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है, सपोज एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपके 100 लैक्स है, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन आपका सपोज 60 लैक्स है, इसको बांटना पड़ेगा, अलाउड डिसअलाउड, इसको भी बांटना पड़ेगा, नॉर्मल डेप्रीसिएशन अलाउड है, सपोज मैं बोल रहा हूं, ठीक है, 70 इज अलाउड, 30 इज डिसअलाउड। सपोज जो अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसमें से 70 अलाउड कैटेगरी का है, 30 डिसअलाउड कैटेगरी का है। वैसे डेप्रीसिएशन में सपोज 40 अलाउड कैटेगरी है, डिसअलाउड बेसिकली एडिशनल डेप्रीसिएशन है। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद आ रहा है, क्लॉज नंबर 32 है जहां पे पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है कि हमारा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड लॉस कितना है, ओपनिंग हमारा डेप्रीसिएशन कितना है। अब जो डिसअलाउड कैटेगरी का है, एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ डिसअलाउड कैटेगरी, इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा क्लॉज 32 में, इसको भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा क्लॉज 32 में, मतलब उसको उड़ा देना पड़ेगा कि यार ये पोर्शन एक्यूमुलेटेड लॉसेस का नहीं मिलेगा, ये पोर्शन एक्यूमुलेटेड अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन का नहीं मिलेगा, रिवर्स इन क्लॉज 32। ठीक है, हम लोग कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 है। अब खास बात, तो लोग रोने लगेंगे ऐसे सी, अरे यार मेरा एडिशनल डेप्रीसिएशन बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है यार, मेरा इतना सारा डेप्रीसिएशन तुम छीन ले रहे हो। तो असेसी रोने लगे, तो बोले एक काम करते, चिंता मत करो, एड टू WDV इन क्लॉज 18। बोले जो डिसअलाउड पोर्शन है ना, चिंता मत करो, तुम्हारे WDV में ऐड करवा देंगे, तुम्हारे WDV में ऐड करवा देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे तुमको नॉर्मल डेप्रीसिएशन में मिलता जाएगा। ओ बल्ले 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 बल्ले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं खुश हूं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कितना पूछेंगे पता नहीं, लेकिन ऑडिट में इतनी क्लैरिटी काफी है। दिस क्लैरिटी इज मोर देन सफिशिएंट मेरे हिसाब से। आएगा तो ऐसे ही छोटा मोटा कुछ पूछ सकते हैं। तो बेसिकली पिछले साल तक आपको एडजस्टमेंट दिखाना पड़ता था, पिछले साल तक एडजस्टमेंट की भाई अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रीसिएशन का रिवर्सल, अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल, ठीक है, मैं हेडिंग अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रीसिएशन रिवर्सल, अनएब्सॉर्ब्ड का एडिशनल डेप्रीसिएशन का रिवर्सल बताना पड़ेगा। तो यहां पे एड बैक होगी चीजें, बस। तो एक सिर्फ लाइन आती है कि भाई अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रीसिएशन का रिवर्सल, बस एक एडिशन आएगा और एडजस्टेड बैलेंस दिखाना पड़ता है कि भाई इतना एड बैक किया, एडजस्टेड बैलेंस, बस इतनी छोटी सी चीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर डिबेट हुआ करता था पहले, गुडविल का राइट ऑफ एज ए डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग, गुडविल का राइट ऑफ इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट इट एज ए डिडक्शन इन इनकम टैक्स। बहुत बड़ी बात है, नहीं मिलेगा। इसीलिए आपके ब्लॉक ऑफ एसेट्स में, ब्लॉक ऑफ एसेट में अगर आप गुडविल है तो उसको पूरा आप एडजस्ट करके बाहर कर दो, पूरा का पूरा आप माइनस करके बाहर कर दो। ये नया चेंज है, ये नया एडजस्टमेंट है, करेक्ट। तो आप बहुत सिंपल सा है, क्लॉज 18 में जो डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है वहां पर क्लॉज 32 देखिए, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपके होते थे। क्लॉज नंबर 5 में जो लॉसेस आपको अलाउड नहीं है उसको आपको निकाल देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर एग्जांपल भी दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक्यूमुलेटेड अनअब्सॉर्ब लॉस है 50 लाख का और 30 लाख, 50 और 30 और डेप्रिसिएशन 10 अलाउड कैटेगरी का नहीं है,
और 5 लाख का एडिशनल, तो वो 10 और 5 माइनस करना पड़ेगा। यहां पे 10 लॉस अलाउड नहीं है, उड़ा देना पड़ेगा, और 5 का एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। जो अलाउड नहीं है उन सबको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लॉज 36 आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला था, वो जा चुका है। चलो बहुत अच्छी बात है। दैट्स इट गाइज, इतने चेंजेस है, बस इतने ही चेंजेस है। इसको अच्छे से रखो, कोई भी डाउट होगा auditguru.in डिस्कशन पॉइंट पे आप डाल दीजिए।